students are from our coaching classes. So we are back with a new revision session of class 10 chapter number 10 Indian Agriculture. तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्विक रिवीजन सेशन लेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर में एक्चुअल में होता क्या है। ये चैप्टर 10th स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर में से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी सेक्शन डी में। तो ये चैप्टर का भी बहुत ही तगड़ा वेटेज है। इस बार क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 एसएस से स्टार्ट करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर। सो आपको पता है कि भारत का जो डेवलपमेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ? ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर की वजह से हुआ। इसलिए गवर्नमेंट ने सोच समझ के ये चैप्टर रखा है ताकि सभी गुजरात के बच्चों को इंडियन एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस पता चले। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन है ये चैप्टर का, तो जल्द से जल्द हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक्स हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर ले। ठीक है, तो मेरे साथ हैंड करके वीडियो में बना रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि भारत देश एक डेवलपिंग नेशन है जिसमें 60% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए। ठीक है, कितने? 60%। ठीक है, और दूसरी अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो आपको 3% इधर याद रखना है। 3%, एक मैंने 60% के बारे में बताया, दूसरा है 22%। 22% नेशनल प्रोडक्ट में इंडियन एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में। कितना? 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट दैट यू इजीली नोज अबाउट इट? सो जनरली इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की बाहर के देश में बहुत डिमांड है। आपको पता होगा यही प्रोडक्ट्स की वजह से अंग्रेज सरकार एक दिन भारत देश में आई थी। उससे पहले पोर्चुगीज आई थी। ठीक है, सबसे पहले पोर्चुगीज आई थी। इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको 3% याद रखें। सबसे पहले टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होता है कि फार्मिंग करने की अलग अलग मेथड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसमें दूसरा भी एक टॉपिक है जिसका नाम है फार्मिंग मेथड। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा कि मेथड और टाइप में कौन कौन सा डिफरेंसेस रहता है। और बच्चे सबसे ज्यादा ये टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं कि कोई बच्चे क्या करते हैं कि टाइप में मेथड लिख के आ जाते हैं, कोई मेथड में टाइप लिख के आ जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग से। सपोज एक फार्मर है, वो अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए कहीं पे गांव के एक पर्टिकुलर अपने पर्सनल खेत में एकदम कम क्वांटिटी में क्रॉप्स को ग्रो करता है। पर्टिकुलर उस टाइप की फार्मिंग को बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें फार्मर का कोई प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं होता है। ठीक है, उस प्रकार की फार्मिंग को बोलेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, जो सिर्फ अपने फैमिली का पालन पोषण करने के लिए क्रॉप्स को ग्रो करता है। दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इज टू बी कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल जाएगा कि फार्मिंग में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है इरिगेशन। और ड्राई फार्मिंग आपको नाम से ही पता आइडिया आ जाएगा कि ऐसे क्रॉप जो पानी बहुत कम लेते। ठीक है, ग्रो होने के लिए जिनको पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो, उस प्रकार के फार्मिंग को बोलेंगे ड्राई फार्मिंग। तो ऐसी फार्मिंग क्या होगी जहां पर रेनफॉल बहुत इनएडिक्वेट अमाउंट में होता है। कैसे अमाउंट में होता है? इनएडिक्वेट अमाउंट में रेनफॉल होता है। ठीक है, आपको पता होगा, ऐसे प्लेसेस का नाम भी पता होगा, राजस्थान। ठीक है, रेनफॉल इज इनएडिक्वेट। ओके, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती। दैट्स ड्राई फार्मिंग उसको नाम दिया गया है। वो तीसरे टाइप आता है फार्मिंग का, जो कि होगा वेट फार्मिंग। वो ड्राई फार्मिंग का एकदम अपोजिट है। तो इजीली याद रखिए। 3 टाइप्स आपको इजीली याद रखिए। पहला हो गया सबसिस्टेंस, दूसरा हो गया ड्राई, और तीसरा हो गया वेट। वेट फार्मिंग मतलब ज्यादा, जहां रेनफॉल ज्यादा अमाउंट में होती है। तो ऐसे कौन से एरिया है भारत देश में, मुझे कमेंट करके बताएं जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। ठीक है, अमाउंट में होती है। अब लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नाम में कुछ समझ दो। शिफ्टिंग क्या? शिफ्ट करना। शिफ्ट मतलब जमीन को चेंज कर देना। तो पर्टिकुलर क्या होता है, बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, वो लोग फार्मिंग फॉरेस्ट में ही करते हैं। तो फॉरेस्ट में कहीं पे भी फार्मिंग करने से पहले वो लोग क्या करते हैं कि फर्टिलिटी चेक करने के बाद, सॉइल की फर्टिलिटी चेक करने के बाद वो पर्टिकुलर एरिया में आग लगा देते हैं।
और जैसे ही आग बुझ जाए उसके बाद उसमें क्रॉप्स ग्रोन करते हैं। अभी वो वाली जमीन कैसी होती है पता है, जिसकी फर्टिलिटी थोड़े टाइम पीरियड के लिए उधर रहती है, मतलब नियर बाय 1.5 से 2 साल के लिए वो जमीन अच्छी रहती है, फर्टाइल रहती है, जिसमें क्रॉप्स ग्रोन होते हैं। और बाद में वो लोग क्या करते हैं, दूसरी जमीन पे चले जाते हैं। क्यों? फॉरेस्ट में तो किसी की ऑनरशिप नहीं होती, उधर तो गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है, और उधर तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो सालों से रह रहे हैं उधर ही रहेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे शिफ्टिंग फार्मिंग। शिफ्टिंग फार्मिंग का दूसरा नाम है जूम फार्मिंग। क्या नाम है? जूम फार्मिंग। ठीक है, पांचवें नंबर पे फार्मिंग है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। This is a special type of agriculture. Here, rubber, tea, coffee, cocoa powder, coconut, apple, mango, orange, grape, आंवला। मतलब इस प्रकार के क्रॉप्स जिसके ग्रोन होने के लिए प्लांट की जरूरत होती है। ठीक है, आपको ये सब क्रॉप्स के नाम पता ही होगा। ठीक है, ऐसे प्रकार के फार्मिंग को बोलेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसके लिए प्लांट लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग, अभी ये आ गई मेन फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? मेन फार्मिंग, जिसमें जो भी फार्मर होता है उसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्या अर्न करना? प्रॉफिट। एक बड़े से लैंड में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को उगाया जाता है और उधर फार्मिंग की जाती है। ऐसे प्रकार के फार्मिंग को बोलेंगे इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, अभी हमने टैक्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मेथड के बारे में, जिसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होता है। तो मेथड की अगर मैं बात करूं तो जनरली दो प्रकार की मेथड होती है, एक होती है ऑर्गेनिक मेथड, दूसरी होती है सस्टेनेबल फार्मिंग। एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरी होती है सस्टेनेबल फार्मिंग। ओके, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक मेन देखो, इन सभी टॉपिक में हमने एक बात नोट की होगी कि पर्टिकुलर जो टॉपिक के हाईलाइटेड पॉइंट से अगर वो नाम के अगर आप मीनिंग समझ लो तो आपको पूरे का पूरा आंसर आप खुद ही लिख सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब नेचुरल फार्मिंग, जिसमें कोई भी प्रकार के फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता, कोई भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स इसमें यूज नहीं किए जाते। उस प्रकार के पर्टिकुलर फार्मिंग को बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि एकदम नेचुरल होगा, जिसमें नेचुरल मैन्यूअर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजर का अगर जिस बच्चों को यूज नहीं पता वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने की वजह से क्रॉप्स जल्दी ग्रो होते हैं। ठीक है, अभी जो मैन्यूअर होता है वो नेचुरल फर्टिलाइजर, आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको नाम दिया गया है मैन्यूअर। वो क्या करता है, वो भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, लेकिन उसमें कोई भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं होता है। उस प्रकार की फार्मिंग को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरी होगी सस्टेनेबल फार्मिंग। In order to see that the soil fertility is retained for a longer time, क्या? Longer time. Care is taken for crop rotations. Use of chemical fertilizer only when necessary. Use of biotic controls for insects and harvest water conservation, etc. सस्टेनेबल फार्मिंग में क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का अपोजिट, एकदम इजी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का अपोजिट, ऑर्गेनिक में क्या होता है? मैन्योर का इस्तेमाल होता है, जो कि नेचुरल चीज से बनता है, काउ डंग से बनता है, वेस्टेज ऑफ वेजिटेबल्स और उसके जो भी फ्रूट्स के जो सेल्स होते हैं उनसे बनता है। उसका अपोजिट सस्टेनेबल फार्मिंग में इसमें यूज होता है केमिकल फर्टिलाइजर। क्या यूज होता है बच्चों? केमिकल फर्टिलाइजर। ओके, और बायोटिक कंट्रोल, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो। अभी बात करते हैं मिक्स फार्मिंग की। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है? हियर द कैटल रियरिंग, poultry, sericulture and fisheries etc. also carried out simultaneously along with farm. बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के फार्मिंग करते हैं। क्या वो क्रॉप्स का तो ग्रोन करते हैं, क्रॉप्स तो ग्रोन करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं? तो कैटल रियरिंग भी करते हैं। ठीक है, कैटल रियरिंग का मतलब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या होता है। वो लोग करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, सेरिकल्चर भी करते हैं, फिशरीज भी करते हैं। पोल्ट्री मतलब क्या होता है कि चिकन फार्मिंग होती है। ओके, यस, चिकन फार्मिंग। ओके, हेंस यस, मुर्गी। सेरिकल्चर मतलब क्या होता है? सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है कि जो भी सिल्क का कपड़ा होता है, सिल्क को बनाने के मेथड में सिल्क वॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी भी फार्मिंग होती है। ठीक है, उसको बोला जाता है सेरिकल्चर। फिशरीज की बात करेंगे तो आपको नाम से आइडिया आ गया होगा। ठीक है, ये सभी प्रकार की फार्मिंग में बोलेंगे। मिक्स फार्मिंग को हमने 3 मेथड जानी और 6 टाइप्स जाने। कितने? 3 to the
6। आप अगर ना बोलो तो आपको 3 का टेबल याद रख लेना है। 3 2 6, 3 मेथड, 6 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ओके, दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। अभी सभी क्रॉप्स के अलग अलग प्रकार दिए गए, नाम दिए गए। जैसे मनुष्य में जैसे मनुष्यों ने ही अलग अलग जात बनाई खुद को एक दूसरे को पहचानने के लिए, एक दूसरे के पहचान के लिए। हिंदू बनाया, मुस्लिम बनाया, क्रिश्चियन बनाया। वैसे क्रॉप्स में भी क्या बनाया? खरीफ बनाया, रबी बनाया, जैद बनाया। क्या बनाया? खरीफ बनाया, रबी बनाया, जैद बनाया। ठीक है, खरीफ, रबी और जैद। चलो अभी अगर हम लोग बात करें कि इनको याद कैसे रखें, क्योंकि इसमें ना बहुत मिसमैच होता था बच्चों का, बहुत ही मिसमैच हो गया था। क्या हो गया कि बच्चे भूल जाते, खरीफ में रबी का लिख के आते, जैद में खरीफ का लिख के आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या होता है। क्रॉप्स व्हिच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन, रेनी सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसको बोला जाता है खरीफ क्रॉप। क्या बोला जाता है? खरीफ क्रॉप। टाइम फॉर दिस क्रॉप इज फ्रॉम जून जुलाई अक्टूबर नवंबर। इसमें कौन कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं? पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, मूंग एंड मटर आर खरीफ क्रॉप। ये सभी प्रकार के क्रॉप्स को क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप। ठीक है, एकदम इजी है। खरीफ क्रॉप याद रखिए। खरीफ क्रॉप ग्रो होता है रेनी सीजन में। खरीफ क्रॉप ग्रो होता है, खरीफ क्रॉप ग्रो होता है रेनी सीजन में। किसमें? रेनी सीजन में। अब बात करते हैं रबी क्रॉप की। क्रॉप व्हिच आर टेकन ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। टाइम फॉर दिस क्रॉप इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल के बीच में जो भी क्रॉप ग्रो होते हैं उसको बोला जाता है रबी क्रॉप। तीसरे क्रॉप के ऊपर हम लोग आए जिसका नाम है जेड क्रॉप। क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन ड्यूरिंग समर आर कॉल्ड जेड क्रॉप। समर में जो क्रॉप होते हैं, ग्रोन होते हैं, उसको बोला जाता है जेड क्रॉप। टाइम फॉर दिस क्रॉप इज फ्रॉम मार्च टू जून। ये सभी प्रकार के क्रॉप्स के नाम पढ़ लेना। और ये लेक्चर जब भी आप देखो तो आपके हाथ में टेक्स्ट बुक होनी चाहिए ताकि आपका पर्टिकुलर एक से एक लाइन क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मेथड बताऊं जिसकी वजह से आप खरीफ, रबी और जेड क्रॉप के मंथ याद रख पाओगे, कौन कौन से सीजन है वो याद रख पाओगे। ठीक है, तो चलिए एकदम इजी है, मेरे साथ देखना इधर। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, अभी खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ क्रॉप का जो टाइम पीरियड होता है ग्रो होने का, वो होता है जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर। क्या? जून जुलाई और जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर। तो इसको याद कैसे रखोगे? के फॉर खरीफ, दूसरा जे जे ऑन, जे जे ऑन। क्या गाइस? जे जे ऑन। खरीफ का याद रखिए जे जे ऑन। दूसरी बात करते हैं रबी की। किसकी? रबी का कौन सा टाइम पीरियड रहता है? और इधर से हमको कंटिन्यू करना है और याद रहेगा माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। जेड क्रॉप की बात करते हैं। जेड क्रॉप की अगर बात करेंगे तो इसमें याद रखना है जेड फॉर जेड, एम और जे। माइकल जैक्सन को याद रखना है बच्चों। आपको किसको याद रखना है? माइकल जैक्सन। और जेड भी उससे नाम मैच करता है। ठीक है, माइकल जैक्सन आएगा जेड, मेरी माँ आएगा रबी में, और जे जे ऑन आएगा खरीफ में। एकदम इजी, याद रखिए। जे जे का मतलब आपको पता ही होगा, जून जुलाई अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल, मार्च टू जून। ठीक है, चलिए करने लगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अभी मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स है? ये क्रॉप्स के बारे में ज्यादा डीप में मैं हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है इसमें जो मेन क्रॉप है वो है पैडी और व्हीट। इन दोनों के सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है इस साल की बोर्ड की एग्जाम में आने के। और लास्ट में भी 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो ये सभी प्रकार के क्रॉप्स आप पढ़ सकते हो। इसमें फूड ग्रेन्स का इधर अलग से दिया गया है, पल्सेस का, ऑयल सीड, बेवरेजेस, कैश क्रॉप्स, कॉन्डिमेंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल। ठीक है, ये सबकी लिस्ट आपको आपके घर में भी मिल जाएगी, तो देख लेना। चलो सबसे पहले बात करते हैं पैडी की।
पैडी मतलब राइस। जो राइस जो है वो हमारे देश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, क्योंकि इसको 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन कंज्यूम करती है रोज। ओके, पूरे देश के 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, सोचो तो कितना इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, जो इंडिया का जो रैंक आता है वो सेकंड रैंक आता है वर्ल्ड में, चाइना के बाद। कौन सा रैंक आता है इंडिया का? सेकंड रैंक आता है, सेकंड रैंक। ओके, आफ्टर चाइना। और पैडी जो क्रॉप होता है वो टॉरिड जोन में ग्रो होता है। कौन से जोन में ग्रो होता है? टॉरिड जोन में। पैडी सॉ ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सॉन एरिया, मतलब जितने भी एरिया में एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है पूरे भारत में, उसमें से 1/4 में पैडी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस का, फर्टाइल एलुवियल सॉइल चाहिए, और मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल नेसेसरी रहती है, तब जाके अच्छी क्वालिटी का पैडी ग्रो होता है। ठीक है, द रीजन ऑफ लेस रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिस क्रॉप इज टेकन थ्रू द इरिगेशन। अभी ऐसे रीजन जो है जहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है, उधर ये क्रॉप इरिगेशन की मेथड से ग्रो किया जाता है। ठीक है, अभी द क्रॉप इज टेकन 2 or 3 times इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में पैडी का प्रोडक्शन होता है। गुजरात में भी होता है, सूरत में होता है। ठीक है, सूरत, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट्स में पैडी का प्रोडक्शन होता है, ग्रो होता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात करते हैं वीट की। चलो, वीट जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया का, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। वीट इज ग्रोन ओवर थर्ड एरिया ऑफ लैंड ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हमारे 1/3 एरिया में वीट का प्रोडक्शन होता है, 1/4 एरिया में पैडी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा लोग वीट का कंजप्शन करते हैं डेली बेसिस पे। वीट कैसा क्रॉप है? तो वीट भाई रबी क्रॉप है। क्या है? कौन सा क्रॉप है? रबी क्रॉप। इट रिक्वायर्स ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल। कौन सी? ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल चाहिए। कौन सी सॉइल चाहिए? ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल्स एंड मोर देन 75 ऑफ एनुअल रेनफॉल, 75 सेंटीमीटर से ज्यादा एनुअल रेनफॉल चाहिए। It can be grown in the region और lesser rainfall with irrigation, irrigation की मदद से lesser rainfall वाले एरिया में भी wheat का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, wheat can not be grown in area receiving more than 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। wheat का प्रोडक्शन ऐसे एरिया में नहीं हो सकता जहाँ पे 100 से भी ज्यादा, 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी इसमें से कोई भी लाइन अगर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको उसका मीनिंग पता मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे कौन कौन से बहुत सारी अलग अलग आइटम बनती है वीट की मदद से, आपको सबको पता ही है, डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इसको लर्न बाय हार्ट कर लेना, वीट को और पैडी को। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और सबसे जो मेन बात रह गई, मेन बात रह गई, मेन बात अब रह गई कि जो वीट होता है उसको 1 kg वीट उगने में कितना लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए, आपको पता है? 1 kg वीट उगने में कितने लीटर्स ऑफ पानी चाहिए? अंदाजा लगाओ, 50 लीटर, 100 लीटर, 1500 लीटर लगता है गाइस। कितना? 1500 लीटर पानी लगता है 1 kg ऑफ वीट को ग्रो होने के लिए। सो तो ये बात बिलीव नहीं होती है। मेरे को भी जब पहले बार पता चली, जब मुझे भी नहीं पता थी, आज से 4-5 साल पहले की बात है, तब मुझे भी नहीं पता था ये चीज के बारे में। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। चलिए, मिलेट हो गया, मेज हो गया, आपको मैं इसमें एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं जिसकी मदद से आप सभी प्रकार के क्रॉप्स को लर्न कर पाओगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 से 4 चीज हर एक क्रॉप की पढ़ लेनी है। 3 से 4 चीज हर एक क्रॉप की पढ़ लेनी है। एक, वो कौन सी जगह पे उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ग्रो कौन सी सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे ग्रो होता है। दूसरी चीज, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए। तीसरी चीज, उसको कितना रेनफॉल चाहिए कि पर्टिकुलर इतना रेनफॉल होगा तो ये अच्छी क्वालिटी का ग्रो होगा। बस ये 3 से 4 चीज पढ़ लेनी और कुछ नहीं पढ़ना। उसकी सॉइल का टाइप पढ़ लेना,
सभी प्रकार के क्रॉप में आपको सेम चीज पढ़नी है, लेकिन व्हीट और पैडी आपको पूरी तरीके से पढ़नी। कौन सा है? व्हीट और पैडी। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा ग्रो होता है गुजरात में, ठीक है। और गुजरात बोर्ड की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो गुजरात के रिलेटेड क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रकार के क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेना, हॉट बेवरेजेस के बारे में, कॉफी भी इंपॉर्टेंट है, कोको पाउडर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैश क्रॉप में आएगा कॉटन, कॉटन का एक एमसीक्यू आ सकता है कि कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्हाइट गोल्ड। चलिए अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कि है टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। तो पहले तो ये टॉपिक का मतलब जान लेते हैं कि टेक्निकल का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। टेक्निकल का मतलब कि एग्रीकल्चर की फील्ड में टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस है उसको बोलेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब एग्रीकल्चर की फील्ड में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि एक एक्ट है जिसको बोला जाता है लैंड सीलिंग एक्ट, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे जो भी प्रकार के एक्ट आएंगे वो हम लोग किसमें डिस्कशन करेंगे? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको लंबा ऐड कर लेना है, ये मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपका पूरा फोकस इधर रहना चाहिए, आपके हाथ में टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। टेक्निकल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल रिफॉर्म्स की, तो द चेंजेस व्हिच हैव टेक प्लेस इन सीड्स, फर्टिलाइजर, फार्म इंप्लीमेंटेशंस इन इंडिया आर नोन एज अ टेक्निकल रिफॉर्म्स, ठीक है। जो जो प्रकार की टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए एग्रीकल्चर की फील्ड में, ठीक है, और सीड्स, फर्टिलाइजर्स, फार्म इंप्लीमेंटेशंस, फार्म में यूज होने वाले टूल्स, द फार्मर्स वो अर्ली used a leather buckets and water wheel, now use submersible pumps or monoblock pump, solar pump, drip irrigation and the sprinkler. ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल आप लोगों ने तो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एक मेथड होती है पानी प्रोवाइड करने की, ठीक है। वाटर मैन का फार्मर पहले के जमाने में लेदर और बकेट का यूज करते थे, वाटर व्हील का यूज करते थे, वो किसका यूज करने लगे हैं? डिफरेंट टाइप्स के पंप्स का। तो पंप्स में देखो मोनोब्लॉक पंप है, सोलर पंप है, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर लाइक डी अमोनिया फॉस्फेट, दैट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, एनपीके, यूरिया and other biofertilizer, liquid biofertilizer, biopesticides are used. ये सभी प्रकार का इस्तेमाल एग्रीकल्चर फील्ड में होने लगा, ठीक है। फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो के थ्रू फार्मर्स को कॉन्स्टेंटली गाइडेंस मिलता था, टेलीविजन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, एक चैनल भी आपको पता होगा डीडी किसान, एसएमएस मिलते थे उनको पर्टिकुलर मोबाइल्स पे, ठीक है। एक किसान टोल फ्री नंबर भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया 1800180151, ठीक है। और किसान कॉल सेंटर के ऊपर जो भी पर्टिकुलर फार्मर्स को प्रॉब्लम हो ये किसान टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते थे। गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल्स, एंड मोबाइल ऐप लाइक एग्री मार्केट। इसके पहले के भी रिवीजन सेशन में हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से ऑनलाइन सेलिंग फार्मर्स को हेल्पफुल रहे थे ऑनलाइन सेलिंग में, ठीक है। ई नाम स्कीम करके आपको पता होगा, ठीक है। पोर्टल्स गवर्नमेंट ने चालू किया, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर रिसर्चेस एंड न्यू टेक्निक्स आर कन्वेड टू फार्मर्स इन द विलेजेस बाय द ग्राम सेवक। ग्राम सेवक के द्वारा, मतलब गांव के सेवक के द्वारा गवर्नमेंट के साइड से ही भेजा जाता है और फार्मर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिस मदद से जिस वजह से उनको सभी प्रकार में रिलीफ मिले। ओके, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। फार्मर ट्रेनिंग सेंटर्स इज एस्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वेयर द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग। फार्मर को पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी गई जो पुराने समय से फार्मिंग करते आए हैं,
जिनको न्यू मेथड्स के बारे में नहीं पता, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किए, जिस वजह से गवर्नमेंट खुद एक्सप्लेन दे पाए, खुद ट्रेनिंग दे पाए, ठीक है, जिसकी मदद से फार्मर की लाइफ और इजी हो जाए फार्मिंग करने में, ठीक है। रिसेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स थ्रू द एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात। गुजरात में अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर फेयर्स होते हैं, ठीक है, मेले लगते हैं एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो पर्टिकुलर न्यू टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेके उसमें जाए तो उसको और बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर कॉलेजेस स्टार्ट कर दी हर स्टेट में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड एट दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद, नवसारी। गुजरात की ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, वो जगह का नाम लिखा है, दांतीवाड़ा में है, जूनागढ़ में, आनंद में है, नवसारी में है। This university carries our research and prepares new expertise in agriculture. ये पर्टिकुलर रिसर्च करते हैं और न्यू एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करके उनको एक्सपर्टीज बनाते हैं बच्चों को। Besides this, इंडियन काउंसिल फॉर द एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अलावा इंडियन काउंसिल स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इन्होंने स्टार्ट किए। तो दो नाम याद रखना है, एक रखना है डेर और एक रखना आईकार। कौन सा? आईकार और डेर, आईकार और डेर, ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। ये तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है, ठीक है, जल्द से जल्द कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी and sales of farm produce are considered to be the institutional reforms। देखो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स, ठीक है, जो ओनरशिप के रिलेटेड बनाए गए हो। किसके रिलेटेड? ओनरशिप के रिलेटेड। क्रॉप्स के लिए जो भी गवर्नमेंट के थ्रू फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड होती है, मतलब कुछ अमाउंट प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को, और उनका फार्म का सेल्स, वो सभी प्रकार के चेंजेस में उसमें जो भी रिफॉर्म्स आए उसको बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गवर्नमेंट ने ना, फार्मर्स और जो लैंड के ओनर्स होते उनके बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है वो हटा दिया, जिसकी वजह से क्या होता था, फार्मर्स के साथ बहुत प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता, ठीक है, जो जबरदस्ती होती थी, गलत चीज होती। आपको पता होगा कितने फार्मर्स ने अब तक सुसाइड किए होंगे, ठीक है, वो क्यों किए होंगे? ओनर्स जो होते हैं उसके प्रेशर्स की वजह से, ठीक है। चलिए, तो गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डशिप एंड स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर, मैंने अभी जिसके बारे में बताया, ठीक है। एक लॉ बनाया, अंडर द लॉ लैंड टू द टीलर, मतलब लैंड टेनेंसी एक्ट, मतलब गुजराती में मतलब था खेल जमीन, मतलब जो जमीन को खेल के उसमें क्रॉप्स उगाएगा, जमीन उसी की होगी, ऐसा बहुत नियम हुआ करता था। जब अंग्रेज सरकार चली गई ना, उसके बाद तुरंत ये नियम हुआ करता था कि खेड़े यानी जमीन, ओके। द लैंड डीलर्स हैव बीन गिवन द राइट टू बिकम द ओनर्स ऑफ द लैंड। जो लैंड डीलर्स हुआ करते थे उसको अधिकार मिला कि वो ही अपनी जमीन के ओनर, ओके। द डिस्पैरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैज बीन रिमूव्ड बाय लैंड सीलिंग एक्ट। तो डिस्पैरिटी हुआ करती थी लैंड ओनर्स की और फार्मर्स की, वो लैंड सीलिंग एक्ट के द्वारा निकाली गई था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट? लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई लैंड की ओनरशिप इंडिविजुअलिटी की कितने लोग ऑन कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक नाम के ऊपर कितनी जमीन ली जा रही है, ये पर्टिकुलर जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको बोला जाता है लैंड सीलिंग एक्ट। अगर लैंड सीलिंग एक्ट के ऊपर आपको एक अलग से लेक्चर चाहिए तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, मेरे उसमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फार्मर्स को गिवन फाइनेंशियल हेल्प, फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, सब्सिडी जो मैंने पहले ही बताया। किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड होता है, ठीक है, बाय नेशनलाइज्ड और कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा, ठीक है। फार्मर्स को फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है अपने क्रॉप का। किसकी मदद से? प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की मदद से, ठीक है। When the crop fail due to drought or through the excessive rain, farmers are given a financial help by the government। वो एक चीज हुई जो मैंने बताया, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन एक्ट, जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि अगर
फार्म के साथ कुछ होता है, सपोज एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है या तो रेन होती ही नहीं है, तो ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, दुकान ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो गवर्नमेंट सारे पैसे प्रोवाइड कर देती है इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। और पर्टिकुलर प्रकार के लीगल सपोर्ट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। लीगल सपोर्ट में पे ओपन ऑक्शंस होते हैं, या आपको पहले भी आपने कोई चैप्टर में पढ़ा होगा कि फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के प्रोडक्ट्स के लिए ओपन ऑक्शन होते हैं, ठीक है, कि उनको पर्टिकुलर अच्छी से अच्छी वैल्यू मिले अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। और गवर्नमेंट और कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 से 3 पॉइंट ये स्टूडेंट्स, फैसिलिटी लाइक द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव वेयरहाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, transportations and communication etc. have been provided so that the farmers would get the minimum support price of their farm product. minimum support price उनको प्रोवाइड हो। कोई फार्मर्स क्या होते हैं, खेती तो कर लेते लेकिन उनके पास स्टोरेज करने के लिए जगह नहीं होती। कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कोई वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिसको कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट पूरी कर रही है, तो गवर्नमेंट एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से फार्मर्स को हेल्प कर रही है, ठीक है। अब ये सब किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है फॉलोइंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा है गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन। तीसरा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप याद रखना, जो ये सारी चीज प्रोवाइड करती है। ये पर्टिकुलर हमारे हो गए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गए। कौन से रिफॉर्म्स हो गए, हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स पढ़े, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़े। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको पढ़ने ही है किसी भी हालत में। तीसरा टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस, कोई भी प्रकार का चेंजेस, कोई भी प्रकार का बदलाव, चाहे कैसे भी किया जाए, मार खाल के किया जाए या अनसन करके किया जाए, रिवॉल्यूशन होता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी नहीं से आपको पता चल जाएगा। मतलब ऐसा रिवॉल्यूशन जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस है। तो बात है 1960 की। 1960 में क्या हुआ था कि भारत देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बहुत ही कमी आ गई थी। सोचो, भारत देश जो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता था, उसको खुद इंपोर्ट करवाने पड़ते थे बाहर देश से, तो ऐसी खराब हालत आ गई। तो उस समय पे गवर्नमेंट ने कुछ क्रूशियल स्टेप्स उठाए और उसको नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, और जिसमें गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सभी प्रकार की मदद की, उनको अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए, उनको अच्छे से अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की, वो सभी प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड की, और तब जाके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बूम आया, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बूम का मतलब होता है अचानक से ग्रोथ आना। ओके, जो एग्रीकल्चर फील्ड में बूम आया, सबसे ज्यादा आया व्हीट और पैडी में, ठीक है। सोचो, व्हीट और पैडी में, यही पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस है, सभी प्रकार के पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप रीड कर लेना। ओके, इरिगेशन अच्छी अच्छी, देखो 2-3 पॉइंट्स बोल रहे थे, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की, अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर प्रोवाइड किए, अच्छे अच्छे इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड किए, ठीक है। जो देखो केमिकल फर्टिलाइजर होता है ना, वो सभी प्रकार के हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। अगर वो हार्मफुल होते तो आज तो हमारे देश की हालत कुछ अलग ही होती। उसको लिमिटेशंस में यूज करना चाहिए, ठीक है। अभी तो सभी प्रकार की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, और उसकी वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में जो बूम आया, ग्रोथ आया, वो पर्टिकुलर चेंज को बोलेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर की वजह से इंडियन इकोनॉमी में उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि आज से कुछ 30-40 साल पहले 50% से भी ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देता था, मतलब काम देता था, नौकरी देता था, ठीक है। लोगों का रोजगार एग्रीकल्चर की वजह से होता था, 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर फील्ड जो है ना, वो 17% जीडीपी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। कितना, 17%। तो अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ी हो जाए, इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाए, तो भारत देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता
ठीक है। Paddy, wheat, oilseeds, cotton, jute, sugarcane, tobacco, potatoes, etc. are major agricultural products of India. और much foreign exchange is earned from these exports. अभी क्या होता है, जीडीपी में 70% तो कंट्रीब्यूशन है। हम लोग जो भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी एग्रीकल्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कि ये सारे जो प्रोडक्ट है मैंने अभी जो नाम बताया इसकी बाहर के देश में बहुत ज्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अमूल्य चीज है जो बाहर के नेक्स्ट टू नेक्स्ट देशों में नहीं है। हमारे पास 3 प्रकार के सीजन है। कितने हैं? 3 प्रकार के सीजन, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। और हमारे पास 7 से 8 प्रकार के सॉइल्स है। ओके, चलो सॉइल्स का नाम हमने पहले कभी स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। अभी अगर हम लोग बात करें फूड सिक्योरिटी, हाँ ये कैसा टॉपिक है, फूड सिक्योरिटी। हाँ, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एग्रीकल्चर में अगर कोई भी प्रकार का डाउनफॉल आ जाए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है भारत देश को। और वो चीज नहीं हो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्लान्स बनाने पड़ते हैं जिसकी मदद से हमारे एग्रीकल्चर फील्ड की सिक्योरिटी रहे। तो अगर हम लोग बात करें, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ द इंडिया। The Indians' contributions is not consistent in the world agriculture market because of irregular, uncertain rain and inadequate facilities for irrigation. देखो, एग्रीकल्चर तो हमको सालों साल से प्रोवाइड कर रहा है, सालों साल से हमको अन्न दे ही रहा है, ठीक है, लेकिन इंडियंस का कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। हमारे वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज में बहुत सारी दिक्कतें आती है, इनएडिक्वेट अमाउंट में होती है, कोई कोई जगह ऐसी है जहाँ पे रेनफॉल ही नहीं होती। तो इसका प्रॉब्लम फार्मर्स को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। और फार्मर्स को अगर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली इंडिया के सिटीजन्स को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी बहुत ही नेसेसरी होती है कोई भी कंट्री के लिए। आपको पता है अगर फूड का ही अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो देश में तो महामारी लगेगी, ठीक है, ड्रॉट जैसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमारे देश में ये प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि 1960 के बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टेप लिया गया वो इंडिया के लिए बहुत फायदेकारक रहा। कुछ आंकड़ों की बात करूं, अगर वो आंकड़े के बारे में अगर आपको बताओ तो आप खुद चौंक जाओगे। ये तो आपके टेक्स्ट बुक्स में लिखे है, शायद आपको उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में। जो हमारा पॉपुलेशन था कब का, 1951 का, कब का, 1951 का जो हमारा पॉपुलेशन था वो नियर बाय 36 करोड़ था। कितना था? 36 CR था। एक मिनट, जो हमारा 1951 का पॉपुलेशन था वो 36 CR 10 लाख था, ठीक है, जो आज की तारीख में 125 करोड़ हो गया। ये पुराने टेक्स्ट बुक का डेटा है। आज की तारीख में इंडिया की पॉपुलेशन नियर बाय 140 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, 36 करोड़ से डायरेक्ट कितना चेंजेस, 125 करोड़ का। तो फूड की भी डिमांड तो बढ़ेगी, ग्रेन्स की डिमांड तो बढ़ेगी, ठीक है। तो 1950-51 में इंडिया कितना प्रोड्यूस करता था पता है? 51 करोड़ टन ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता था हर साल। 51 करोड़ टन, एक टन मतलब होता है 1000 किलो। सोचो 51 करोड़ टन, अपने हिसाब से हिसाब लगा देना, ठीक है। Which has increased to the record level, और record level changes है। डायरेक्ट 51 करोड़ से 265.04 करोड़ टन में चेंजेस हो गया 2013 और 14 में, ठीक है। अगर आज की तारीख में देखें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो देश की वो फुलफिल माइंड होगी, ठीक है, वो फुलफिल इतनी आसानी से नहीं होगी। तो आप सोचिए अगर इसमें क्राइसिस आ जाए तो कितने सारे ग्रेन्स हमको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। और अगर हम कोई भी क्रॉप से ग्रेन्स बाहर से मंगवाएंगे तो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन खतरे में आ जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी खतरे में आ जाएगी, पॉलिटिकल लेवल पे इंडिया का होगा वो भी खतरे में आ जाए। वो कैसे सपोज कोई पावरफुल नेशन के पास से हम लोग क्रॉप मंगा तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि इंडिया की मजबूरी है मंगवाना, हम बोलेंगे वो नाचेगा, ठीक है। तो हमको उधार में बहुत सारा माल दे देगा, ज्यादा अमाउंट में दे देगा, तो इंडिया का लोन बढ़ जाएगा। इंडिया का लोन बढ़ेगा तो इंडिया वो लोन कवर करने के लिए सब चीज में टैक्स बढ़ाएगी। ऑलरेडी टैक्स ज्यादा है, उसमें भी सोचो ऐसा हो तो कितना टैक्स बढ़ जाएगा, वो सब चीज में टैक्स बढ़ाएगी, ठीक है। तो अचानक से सारी चीज की प्राइस राइज हो गई।
और लोगों की इनकम कितने रहेगी जितने थे उतने। ठीक है, समझ आ रही है आपको, चेंज समझ आ रही है? ओके, तो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन खतरे में आ रही है अगर हम लोग को फूड ग्रेन्स के लिए कोई और देश के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा तो। इसलिए हम उसमें आत्मनिर्भर है, वो बहुत अच्छी बात है, वो आत्मनिर्भर हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की मदद से। ओके, अभी ग्लोबलाइजेशन में इंडियन एग्रीकल्चर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये लास्ट टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन सबको पता होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर लेके जाना। गवर्नमेंट ने हेल्प की है कि इंडियन फार्मर्स के प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल के ऊपर जाए, तो वो भी $2 ज्यादा कमाए, ठीक है, सॉरी $2 ज्यादा कमाए। ओके, तो उसको बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। इंडियन एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन में कौन सा रोल है? तो हमने ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बात की थी, वो उसका एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, वत्सल सर फ्रॉम आरआई कोचिंग क्लासेस। जय हिंद।